तो हेलो गाइस, चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर दिया है और थोड़ा सा बॉल आपके पार्ले में थी कि आप लोग कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितने डाउट पूछ रहे हैं। तो कुछ लोगों ने डाउट पूछे हैं और मैक्सिमम तो सुषुप्त अवस्था में ही है, अभी हाइबरनेशन में है वो, लॉकडाउन में। तो देखते हैं, बोर्ड है आपका तो 9th वाली आदतें आपको थोड़ी सी दुरुस्त करनी पड़ेंगी, तभी काम चलेगा। और लॉकडाउन है इसलिए आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा अपनी परफॉर्मेंस के लिए, अदरवाइज तो दुर्घटना हो सकती है। 10th का रिजल्ट है, ठीक। चलिए, तो मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करता हूं, दैट इज बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो हमारे पास है वो है लाइफ प्रोसेस। इसके नोट्स मैं आज ही आपको भेज दूंगा और आप उसी के अकॉर्डिंग इसको फॉलो करेंगे, क्योंकि वो पूरा एनसीईआरटी मैंने क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रखा है, तो आप अकॉर्डिंगली उसको फॉलो करना, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आंसर बेसिकली अगर हमने डील कर दिए तो हमारा एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा और एनसीईआरटी सामने रख करके आप पढ़िएगा। तो पहली बात तो हमारे पास लाइफ प्रोसेस में ये आती है कि आप ये कैसे समझ सकते हैं कि कोई चीज जिंदा है या कोई लिविंग है और कोई नॉन लिविंग है। तो उसके लिए एनसीईआरटी बेस पर अगर हम आंसर की बात करें तो वो कहते हैं कि कोई चीज जिंदा तब है जब उसके बॉडी के अंदर लाइफ को सपोर्ट करने वाले सारे प्रोसेसेस चलते हैं। उसके लिए उसके अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट अगर होता है तो हम कह देंगे कि वो बॉडी जिंदा है, अदरवाइज वो जिंदा नहीं है। जैसे लाइफ प्रोसेसेस की बात करें, मेंटेन करने के लिए, इसका मतलब है एक जिंदा रखने के लिए जो प्रोसेस चलते हैं, खुद को जिंदा रखने के लिए, खुद की स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, हमारी जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने के लिए जो भी प्रोसेस हमारी बॉडी में होते हैं वो सारे लाइफ प्रोसेसेस में आते हैं, जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रिएशन, वो सारी चीजें। तो पहले तो बात हमने ये कर दी। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है कि न्यूट्रिशन क्या है, तो वो हमें ढंग से समझना है कि न्यूट्रिशन क्या चीज होती है। बेटा यहां पर दो चीजें हम बात करते हैं। न्यूट्रिशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि न्यूट्रिएंट्स आपने खा लिए, नहीं, वो न्यूट्रिशन नहीं है। न्यूट्रिशन में दो चीजें इंक्लूड करनी है। जब भी आपको लिखना है न्यूट्रिशन में तो दो चीजें करेंगे कि न्यूट्रिएंट को खाना, न्यूट्रिएंट्स का मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को खाना, इंजेक्शन करना, खा लेना, प्लस उससे जो एनर्जी बनती है उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन भी न्यूट्रिशन की डेफिनेशन में आता है। तो न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का मतलब ब्रैकेट में लिख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वो सारी चीजें। तो लिखिए, इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक of nutrients by an organism as well as utilization of these nutrients, यानी कि उससे जो एनर्जी मिलेगी उसको आपको यूटिलाइजेशन की। दो चीजें हैं, एक तो इनटेक होना, न्यूट्रिशन को अंदर लेना, और दूसरा उसका यूटिलाइजेशन। जब आप ये दोनों वर्ड लिखेंगे तभी आपके पास न्यूट्रिशन की डेफिनेशन कंप्लीट होगी। तो न्यूट्रिशन हमारे पास मेजरली दो टाइप का होता है। एक होता है ऑटोट्रॉफिक, ये आपने कई बार पढ़ा है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और दूसरा है हीटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन उस न्यूट्रिशन को कहते हैं जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद ही बना लेता है। अब इसमें ये मत बोलना कि मेरी मम्मी भी ऑटोट्रॉफ है क्योंकि वो भी अपना खाना खुद ही बनाती है, नहीं, वो बात नहीं करें। फूड बनाने का मतलब ये है कि वो कार्बोहाइड्रेट खुद ही बना रहा है, और जिस प्रोसेस से हमारे नेचर में कार्बोहाइड्रेट बनता है वो कहलाता है हमारा फोटोसिंथेसिस। तो हम कह सकते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द न्यूट्रिशन in which green plants can prepare their food, ठीक है। और ग्रीन प्लांट इसलिए क्योंकि विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये होता है हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसका एग्जांपल आप कह सकते हैं कुछ बैक्टीरियाज हैं, जैसे सम बैक्टीरिया, जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गया जिसको आप ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। तो सम बैक्टीरिया एंड ऑल ग्रीन प्लांट्स, तो ये सारे हमारे ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं, जो भी अपना फूड खुद बनाते हैं। हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो है जिसमें फूड अपना नहीं बनता है, ये फूड के लिए किसी और पे डिपेंड करते हैं। अब उसमें हमारे पास कई टाइप के हैं, जैसे हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है,
पैरासाइट्स हैं, सेप्रोट्रोफिक है, तो ऐसे कई सारे न्यूट्रिशन है इसमें और भी होते हैं, बट मेनली हमारे पास ये हर्बीवोरस कौन होते हैं, वो जो प्लांट्स को खाते हैं, है ना, उनको हम बोलते हैं हर्बीवोरस, ये आपको पता है। कार्निवोरस कौन, वो जो एनिमल को खाते हैं, जो लिविंग बीइंग को खाते हैं, उनको हम बोलते हैं कार्निवोरस, जैसे शेर, चीता, वो सब। और पैरासाइट्स वो जो किसी दूसरे की बॉडी में रह करके उससे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर लेते हैं, उनको हम पैरासाइट्स कहते हैं, जैसे राउंड वर्म, टेप वर्म, लीच, वो सारे हमारे पास पैरासाइट्स की कैटेगरी में आते हैं। सेप्रोट्रोफिक कौन होते हैं, जो मरे हुए को खाते हैं, है ना, इनके एग्जांपल्स मेरे नोट्स में हैं, ईट्स डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जैसे वल्चर हो गया, गिद्ध हो गया, ये सारे लोग, ठीक है, तो ये आपके कहलाते हैं सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। चलिए, तो इसके आगे अगर हम चैप्टर को बढ़ाते हैं तो बात करते हैं कि हमने अभी अभी बात करी थी कि भाई जिंदा कौन है, जिसके अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट होते हैं, और मॉलिक्यूलर मूवमेंट इससे होते हैं ताकि उसके अंदर लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट कराया जाए, जिस वजह से वो जिंदा है, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को चलाया जाए, उनको हम बोलते हैं लिविंग है, और उसके लिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट जरूरी है। अच्छा, मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स है हमारी बॉडी के अंदर, जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो सब बेसिकली मॉलिक्यूल से मिलकर के बने हैं, इसीलिए उनको बार बार रिपेयर करने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए पूरी बॉडी में वो मॉलिक्यूल का सर्कुलेट होना जरूरी है। तो अगला क्वेश्चन जो हमारे पास इस एनसीईआरटी के बेस पर निकल करके आता है वो ये आता है कि व्हाई मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ। तो वही बात है, हमारी बॉडी में रिपेयरिंग और मेंटेनिंग काम चलता रहता है स्ट्रक्चर्स के लिए, और ये स्ट्रक्चर्स मॉलिक्यूल से बनी होती हैं, इसलिए वो आगे तक पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना चाहिए। तो वो आंसर इसका। और अब मैं आपसे बोलूं व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, भाई जिंदा रखने के लिए आपकी बॉडी में जो भी प्रोसेस हो रहे हैं सारे लाइफ प्रोसेस है, ठीक है, जैसे आप बोल सकते हो रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम लाइफ प्रोसेस में है नहीं, रिप्रोडक्शन से आप जिंदा नहीं रहते, ठीक है, रिप्रोडक्शन नॉन एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन सिर्फ इसलिए करा जाता है ताकि आपकी जो स्पीशीज है वो मेंटेन रहे। अगर डॉग रिप्रोडक्शन करना बंद करेगा तो डॉग एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो रिप्रोडक्शन इज ए लाइफ प्रोसेस बट नॉन एसेंशियल, ठीक है, वो जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है, बट स्पीशीज को बना के रखने के लिए वो जरूरी है। तो वो है आपके पास लाइफ प्रोसेस। तो एक बात फिर एनसीईआरटी में ये भी लिखी है, अगर हम आगे बढ़े, कि आपके पास जैसे एक्सक्रीशन क्यों जरूरी है, रेस्पिरेशन क्यों जरूरी है। तो बेटा एक्सपिरेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उससे कई सारे बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, यूरिया बनती है, नाइट्रोजन बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी बॉडी में जरूरत की नहीं है, आपकी सेल को उनकी जरूरत नहीं होती है, इसलिए अगर वो बॉडी में रह गया तो वो आपके अंदर टॉक्सिकेशन करेगा और हार्मफुल करेगा। इसीलिए उन सबको बाहर निकालने के लिए आपके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम का होना जरूरी है। कि रेस्पिरेशन के लिए अलग से आपके लंग्स की क्या जरूरत है। आपके पास जैसे जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें तो स्किन से ही एयर आ जाती है और एयर बाहर निकल जाती है। तो ये जो डिफ्यूजन प्रोसेस होता है ऐसा आप में क्यों नहीं होता, आप में क्यों पूरा यंत्र है, आप भी यहां से स्किन से ले लो ऑक्सीजन, ऐसा क्यों नहीं करते। तो बोलता है कि भाई आप क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारे अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी प्लान है, हमारे अंदर कई सेल्स स्किन की सरफेस पर है, कई डीप अंदर है। तो हमारी पूरी बॉडी की जो सेल्स हैं वो सेल्स सरफेस पर नहीं है, कुछ अंदर भी हैं, यहां तक ऑक्सीजन आप डिफ्यूजन से नहीं पहुंचा सकते। तो जो एनसीईआरटी के बेस पर आंसर है तो वो यही है, लिखा हुआ मिल जाएगा आपको कि डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट टू मीट ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। वजह यही है कि सारी बॉडी की सेल्स जो हैं डायरेक्ट एंड टच पर नहीं आएगी एनवायरमेंट के, कुछ हमारे अंदर भी है, लीवर के अंदर भी बहुत है, तो उस तरह से आपको डिफ्यूजन से वो हेल्प आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अब मैं चैप्टर को आगे बढ़ाता हूं। तो सबसे पहले मैं जो डील करने वाला हूं वो है, ये तो छोटे मोटे क्वेश्चन हैं जो आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो निकल के सामने आएंगे। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करें फोटोसिंथेसिस। ठीक है बेटा, शुरू करते हैं, इसको समझते हैं ढंग से। फोटो का मतलब लाइट,
लाइट के प्रेजेंस में हमारी बॉडी में जो फूड बनता है यानी कि ग्लूकोज बनता है, हमारी बॉडी में नहीं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। बेटा डिटेल में फोटोसिंथेसिस आप 11th में पढ़ेंगे, बट मैं आपको छोटी मोटी चीजें बता करके इसको क्लियर कर देता हूं। देखो समझना, आपने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा है। प्लांट सेल में न्यूक्लियस होता है ना, और वैक्यूल्स होती है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, और एक चीज और होती है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। अगर मैं इस क्लोरोप्लास्ट को बड़ा करके बनाऊं तो क्लोरोप्लास्ट कुछ इस तरह से है। इस क्लोरोप्लास्ट में इस तरह की कॉइन की तरह की स्ट्रक्चर्स मिलती है, इस तरह से। इस तरह से। तो बेटा इनको हम बोलते हैं ग्रेनम। ग्रेनम के ऊपर होते हैं क्वांटासोम्स। इतना डिटेल में नहीं बढ़ाऊंगा। क्वांटासोम्स के अंदर होते हैं हमारे पास क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? ये एक तरह का ग्रीन पिगमेंट है। इसी की वजह से, पिगमेंट का मतलब इसी की वजह से प्लांट्स आपके पास हरे दिखते हैं। दूसरा, यहीं पर फोटोसिंथेसिस होता है। अगर आपसे बोले कि प्लांट सेल में फोटोसिंथेसिस कहां पर होता है, आंसर आएगा क्लोरोफिल। तो हम कह सकते हैं इट इज अ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है। और ये जो इसमें जो लिपिड भरा होता है इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। ठीक है। इसी में डीएनए भी होता है, बट उसकी बातें हम नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है जिसमें क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल ही वो जगह है जहां पर फोटोसिंथेसिस होता है। अब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस होता कैसे है। ठीक है, इसको भी समझते हैं। देखिए मैं क्लोरोप्लास्ट को फिर से बनाता हूं, बहुत ध्यान से समझना, एक ही बार में समझ में आ जाएगा तो ज्यादा बेटर है। सपोज करो ये आपके पास ग्रेनम है और इसमें हमारे पास क्लोरोफिल है। सबसे पहले क्या होता है बेटा, लाइट आती है, और जैसे ही लाइट यहां आती है तो लाइट से इलेक्ट्रॉन निकलता है, और वो इलेक्ट्रॉन पूरा कई सारे स्टेप से गुजरता है, और यही लाइट आपके पास एक काम और करती है, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ देती है H2+O2 में, और ये ऑक्सीजन आपको मिल जाती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर का लाइट के प्रेजेंस में लाइसिस हो जाना, यानी कि टूट जाना, और इससे आपको ऑक्सीजन मिलती है। ये जो प्रोसेस है बेटा, इसमें एनर्जी बनती है। 38 एटीपी इसमें बनते हैं। एटीपी एनर्जी मॉलिक्यूल से, एनर्जी करेंसी। प्लस ये वाटर आता कहां से? क्योंकि हम बाहर से वाटर लेते हैं। ठीक है, प्लांट्स बाहर से वाटर लेते हैं। ये 38 एटीपी जब बनते हैं तो आप क्या करता है, प्लांट क्या करता है, अपने पोर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ये 38 एटीपी मिलकर के इसमें एक और साइकिल चलता है। इस साइकिल को हम बोलते हैं C3 साइकिल। ये कहां पर हो रहा है? स्ट्रोमा में हो रहा है ना। ये कब हो रहा है? लाइट के प्रेजेंस में, इसलिए इसको हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन। साइक्लिक ईटीएस भी कहते हैं, बट उतना नहीं जाएंगे। ये स्ट्रोमा में होता है। कि ये वाला प्रोसेस कहां हो रहा है? थाइलेकोइड, ग्रेनम में। तो ग्रेनम में फोटोलिसिस होता है क्लोरोफिल की वजह से, जिससे ऑक्सीजन बनती है जो प्लांट बाहर निकाल देता है, प्लस एनर्जी बनती है। इस एनर्जी का यूज करके एक और साइकिल क्लोरोप्लास्ट में चलता है, उसको हम बोलते हैं C3 साइकिल, और इसी से हमें ग्लूकोज मिलता है। और इससे जब 38 एटीपी मिलते हैं तो यहां से वापस से ये एडीपी में चेंज हो जाते हैं। एटीपी एडीपी पर मैं अलग से चर्चा करूंगा। ठीक है, और ये एडीपी फिर से यहां जाते हैं और फिर से काम होता है। एक बार फिर से ध्यान से समझते हैं। आप ये समझ लेना कि एटीपी एक पैसा है, एक एनर्जी है। तो इस साइकिल को चलाने के लिए इसको एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी लाइट से यहां से बनती हुई यहां तक आती है और फिर वापस उसमें चली जाती है। तो इस तरह से इसको एनर्जी मिलती रहती है। बाहर से ये क्या क्या ले रहा है? लाइट, वाटर और CO2 प्लस कुछ न्यूट्रिएंट्स, कुछ मिनरल्स भी ये एब्जॉर्ब करता है। तो यानी कि अगर मैं स्टेप्स की बात करूं तो दो काम हो रहे हैं। पहला चल रहा है लाइट रिएक्शन और दूसरा हो रहा है डार्क रिएक्शन। इतना डिटेल में नहीं है,
बट फिर भी लाइट रिएक्शन में क्या होता है, एक तो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, प्लस फोटोलिसिस होता है वाटर का, ये वाली चीज, प्लस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। और यही एनर्जी डार्क साइकिल, डार्क रिएक्शन यानी कि C3 साइकिल में चलता है। इसको C3 साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पे जो कंपाउंड, पहला कंपाउंड बनता है वो 3 कार्बन का बनता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, पर उतना डिटेल नहीं। C3 साइकिल कहां होता है, इन स्ट्रोमा, स्ट्रोमा में होगा। यहां पर मेन होता है रिडक्शन ऑफ CO2। ये जो CO2 है ये रिड्यूस होकर के क्या बनाती है, ग्लूकोज। तो बेसिकली ये रिडक्शन है, ठीक है, और ग्लूकोज इज प्रोड्यूस्ड। तो ये आपके पास बेसिकली फोटोसिंथेसिस को बहुत शॉर्ट में समझाया है, ठीक है। अब मैं इसको एनसीईआरटी से रिलेट करूंगा और फिर जो एनसीईआरटी में लिखा है वो आपको याद करना है। अब पहले आप इसको बना लीजिए, ठीक है। एक बार फिर से समझा देता हूं बेटा कि आपके पास क्लोरोप्लास्ट में जो ग्रेनम है उसमें क्लोरोफिल है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और 2 काम करता है। एक तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है जिससे आपको ऑक्सीजन मिल जाती है, एक तो ये बात, और दूसरी बात इसमें से एनर्जी बनती है एटीपी की फॉर्म में। वो एनर्जी इसलिए जरूरी है ताकि इस कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बनाया जाए, तो वो एनर्जी यूज हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में चेंज होकर के आपको मिल जाता है, ठीक है। बना लीजिए, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अब मैं एनसीईआरटी से कनेक्ट करता हूं इसको, ठीक है बेटा। अब इसमें क्या बोलता है कि इवेंट्स बताइए, फोटोसिंथेसिस के क्या क्या इवेंट्स है। तो पहला इवेंट तो यह है कि लाइट रिएक्शन में लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। तो पहले तो यह लिखते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोप्लास्ट। पहला काम तो ये हुआ, ठीक है। अब आगे क्या हुआ है, दूसरा, इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया है एनर्जी बनाने में एटीपी। एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एक केमिकल है। आप ये समझ लीजिए लाइट एनर्जी से इन्होंने केमिकल बना दिया जिसके अंदर एनर्जी है, यानी कि केमिकल एनर्जी बना दी। तो इसको हम लिख सकते हैं सेकंड स्टेप में, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। एक ये काम हुआ है ना, एनर्जी प्रोड्यूस, ये केमिकल एनर्जी है, केमिकल की फॉर्म में बना है एनर्जी। और तीसरा स्टेप हमारे पास यहां है, ठीक है, कि रिडक्शन ऑफ CO2 टू प्रोड्यूस ग्लूकोज। ग्लूकोज बोले तो कार्बोहाइड्रेट, बात एक ही है। तो लिखते हैं रिडक्शन ऑफ CO2 टू प्रोड्यूस ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट। ये 3 इवेंट आपके पास होते हैं फोटोसिंथेसिस में, एक बार बोर्ड में पूछ भी लिए गए थे, ठीक है। क्वेश्चन बनते हैं कि भाई साहब आप है ना, आउटसाइड रॉ मटेरियल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या क्या ले सकता है। तो हम लोग बाहर से क्या क्या ले रहे हैं, जरा सोचिए। आप ले रहे हैं कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, खाना तो खा ही रहे हैं, फूड क्या है, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल है, ये आप एक बाहर से लेते हो। दूसरा आप क्या लेते हो, ऑक्सीजन लेते हो, वाटर लेते हो, ठीक है। और क्या लेते हो आप बाहर से, ठीक है। तो ये रॉ मटेरियल हम जनरली बाहर से लेते हैं। तो ये भी एनसीईआरटी में मेंशन करा हुआ है, तो इसको भी आपको याद करना पड़ेगा, और मैंने नोट्स में आपको ये फॉरवर्ड कर दिया है। चलिए, और अगली बात ये पूछता है कि आप प्लांट क्या लेता है, प्लांट बाहर से क्या क्या ले रहा है। तो सबसे पहले अगर आप बात करेंगे तो प्लांट लेता है वाटर। कहां से लेता है वाटर, इसकी रूट्स जो है वो सोइल से एब्जॉर्ब कर लेती है वाटर, तो वहां से लेता है। दूसरा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेता है, एनवायरमेंट से डायरेक्ट ले लेता है। और अगले कुछ मिनरल्स भी लेता है, जैसे मैग्नीशियम, आयरन, और लेता है फॉस्फोरस, ये सारी चीजें ये भी ये सोइल से ही एब्जॉर्ब करता है पानी के साथ ही आती है चीजें।
और तीसरी चीज जो ये बाहर से लेता है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन दो तरीके से ले सकता है ये, ठीक है। पहला तो ये नाइट्रेट की फॉर्म में ले सकता है, ये नाइट्राइट की फॉर्म में ले सकता है, ये याद ही करना पड़ेगा आपको, बायोलॉजी है। और तीसरा अगर आपने सुना हो क्लासेस में तो लेग्यूमिनेसी फैमिली की जो रूट्स होती हैं उसमें एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, राइजोबियम पूरा नाम है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम करके। तो वो क्या करता है, इस नाइट्रोजन को चेंज कर देता है ऑर्गेनिक नाइट्रेट में, तो वहां से भी ये नाइट्रोजन को ले लिया जाता है। तो हम लिख सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड बाय बैक्टीरिया, नाइट्रोजन इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नोट सामने रखना तभी समझ में आएगा लेक्चर। ऑर्गेनिक कंपाउंड मेक या एनसीईआरटी सामने रखना बाय बैक्टीरिया, ठीक है। तो इस फॉर्म में ये नाइट्रोजन लेता है, ठीक है, ओके। और कुछ छोटी छोटी बातें हैं, जैसे आपसे बोलता है कि जो आपके पास फूड होता है, फूड तो दोनों में होता है, प्लांट अपना खुद बना लेता है और हम लोग प्लांट से ले लेते हैं। तो ये फूड का जैसे प्लांट में ग्लूकोज बना, जितना उसको यूज करना था एनर्जी के लिए यूज कर लिया, अब क्या करेगा उस बाकी को, तो बाकी के फूड को ये स्टोर कर लेता है स्टार्च के रूप में। ये हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको स्टोर कर लेते हैं ग्लाइकोजन, ये दोनों भी कार्बोहाइड्रेट है। तो ये क्या है आपकी तरह से, एक तरह से ये हमारे पास स्टोर्ड फूड है, जिसको हम कह सकते हैं एनर्जी रिजर्व। रिजर्व इसलिए क्योंकि अभी आपको इसकी जरूरत नहीं थी, अब अगर आपको खाना नहीं मिलता है तो आपकी बॉडी में से ग्लाइकोजन जो है बॉडी उसको यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करने लग जाती है। तो ये होता है। तो प्लांट के अंदर फूड यानी कि ग्लूकोज स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है और एनिमल में ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। एनसीईआरटी सामने क्या पढ़िएगा, ठीक है, मैं लाइन टू लाइन ही पढ़ा रहा हूं ऑलमोस्ट। तो अब आपने ये बोला कि भाई आप प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन देता है। कहां से देता है, पत्तियों से देता है। पत्तियों में कहां से, तो ये गैसेस का जो एक्सचेंज हो रहा है वो कैसे होता है, तो बेटा प्लांट्स में लीव्स जो होती हैं इसमें छोटे 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 पोर्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। यहां से अब ये स्टोमेटा को जूम करके बनाऊं तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा भी जाता है। इस तरह की किडनी शेप में, बीन शेप में दो सेल्स होती हैं। ये क्या है, पोर है, ये बीच की खाली जगह है ना, ये बीच की खाली जगह, इसको हम पोर कह सकते हैं, ये लो पोर है। और ये जो सेल्स हैं इनको हम बोलते हैं गार्ड सेल। इस गार्ड सेल में एक बड़ा सा जो दिखता है वो दिखता है न्यूक्लियस। सेल है ना, तो बड़ा सा जो होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस, और जो छोटे छोटे होते हैं कई सारे, इनको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। जो संख्या में ज्यादा है उसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और आसपास इसके सेल्स होती हैं, इस तरह से, इनको हम बोलते हैं सब्सिडरी सेल्स। अभी स्पेलिंग गलत हो सकती है, एक बार चेक कर लेना, सब्सिडरी सेल्स, ठीक है। अब देखिए काम कैसे करती हैं। सपोज कीजिए ये गार्ड सेल है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से इसके आसपास की सेल्स है। जब गार्ड सेल में बाहर वाली सब्सिडरी सेल से, इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है, पानी अंदर आ जाता है, वाटर, तो जब इसमें पानी अंदर आ जाता है तो ये फूल जाती है, फूलती है तो ये ऐसे हो जाती है, और पोर ओपन हो जाता है, गैसेस का एक्सचेंज यहां से हो जाता है। कि जब बंद करना होता है तो क्या करता है, तो ये पानी जो अंदर आया है इस पानी को फिर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो जैसे पानी अंदर जाएगा तो ये श्रिंक हो जाएगी, तो ये ऐसे हो जाएगी। तो ओरल क्या है, आपको ये याद रखना है, वाटर अगर गार्ड सेल में चला गया तो क्या होगा, गार्ड सेल स्वेल हो जाएगी एंड स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना। और अगर गार्ड सेल से वाटर बाहर आ गया तो गार्ड सेल क्या होगी, श्रिंक हो जाएंगी,
और कैसी हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी। तो इतनी सी बात है। डायग्राम में कई बार पूछ लेता है कि ये क्या है, गार्ड सेल, और आपको इन दोनों को बता देगा, बताइए ए क्या है बी क्या है, तो समझ जाना जो एक बड़ा सा है वो न्यूक्लियस है, बाकी सारे कैसे हैं, क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, और बोलता है कि खुलता कैसे, जैसे सब्सिडरी सेल से पानी अंदर गया ये श्रिंक हो जाएगा इस तरह से और खुल जाएगा, और जैसे इससे पानी बाहर गया वापस से श्रिंक होकर गार्ड सेल बंद हो जाएगी और स्टोमेटा आपका बंद हो जाएगा। ठीक है, और इसके आगे फिर हमें आगे बात करना है। तो ये बेसिकली हमने नॉर्मल चीजें पढ़ ली। मैंने इस लेक्चर में आपको ये पढ़ा दिया कि बेसिकली जिंदा कौन है, जिसके अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम चलाने के लिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता रहता है, उसको हम बोलते हैं वो जिंदा है। फिर हमने ये पढ़ा कि रेस्पिरेशन के लिए आपको अलग से सिस्टम की क्या जरूरत है, सिंपल डिफ्यूजन करा लो, क्योंकि बॉडी की सेल से पहले जैसे सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें सरफेस से ही ऐसे ऑक्सीजन चली जाती थी, तो हम लोगों में ऐसा क्यों नहीं होता, हम लोग तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा है, पूरा अलग से ट्रेक या लंग्स वंग्स सब है। हमें ऐसी क्या जरूरत है, हमें इसलिए जरूरत है क्योंकि हमारा कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन है, हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं वो सरफेस पर नहीं है, सारी अंदर भी हैं, तो वहां तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए आपको सिस्टम चाहिए। तो कहता है एक्सक्रीटरी सिस्टम की क्या जरूरत है, तो भाई बेटा हमारी बॉडी के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है, उसमें कई सारे वेस्टेज निकलते हैं, अगर बॉडी में रहेगा तो आप तो मर जाओगे, तुमको बाहर निकालना चाहिए, इसलिए हमें आपके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम भी चाहिए। फिर हमने फोटोसिंथेसिस थोड़ा डिटेल में पढ़ा है, और फोटोसिंथेसिस के बाद में ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पढ़ा कि क्लोज कब होता है, जब पानी अंदर चला गया, पानी बाहर चला गया तो ये बंद हो जाता है। तो ये हमारी थ्योरी थी अभी तक की। अब हमें अलग से पढ़ना है डाइजेशन। ठीक है, चलिए, और देखो डाइजेशन भी हम लोग, डाइजेशन होता क्या बेसिकली पहले वो समझ लेते हैं। बेसिकली अगर आपके पास जो फूड है वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है ना, ये फूड को ब्रेक डाउन कर देना, यानी कि डिकम्पोज करके सिंपलेस्ट सब्सटेंस में आपको अगर तोड़ देते हो आप इसको, ठीक है, तो सिंपलेस्ट सब्सटेंस में तोड़ देने को ही आप डाइजेशन कहते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो, आपने अगर कार्बोहाइड्रेट, अभी कार्बोहाइड्रेट क्या है, फूड है, ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज जब स्टार्च में चेंज होता है ट्रांस में तो भी कार्बोहाइड्रेट है, ग्लाइकोजन भी कार्बोहाइड्रेट है, ये सारी चीजें, स्टार्च ग्लाइकोजन ये सारी चीजें भी कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या था, ग्लूकोज, वो भी अपने आप में कार्बोहाइड्रेट है। तो जब आप इसको तोड़ करके ग्लूकोज में चेंज कर देते हो तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जब ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा तो हम कह देंगे वो क्या हो गया है, डाइजेस्ट हो गया। प्रोटीन जिस चीज से मिलकर के बनता है उसको बोलते हैं हम अमाइनो एसिड्स। तो अगर अमाइनो एसिड में चेंज कर दिया तो हम कह देंगे कि इसका क्या हो गया, डाइजेशन हो गया। फैट जो होता है वो फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल, याद करना पड़ेगा, में चेंज हो जाता है तो हम कह देते हैं कि इसका डाइजेशन हो गया है। तो यही डाइजेशन हमें पढ़ना है। हम पहले शुरू करेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से और फिर उसको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जाकर के पढ़ेंगे और देखेंगे किस तरह से ये डाइजेशन प्रोसेस जो है वो एडवांस हुआ है। तो पहले हम शुरू करते हैं डाइजेशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और इसके एग्जांपल्स के लिए हमारे पास है सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म जिसको हम बोलते हैं अमीबा। ठीक है, अब अमीबा क्या है, सिंपलेस्ट, सिंगल सेल, यानी कि आप कोई भी एक सेल बना दीजिए और एक न्यूक्लियस बना दीजिए, आप कह दोगे कि ये अमीबा है। अमीबा को कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है। तो जस्ट सपोज कीजिए ये आपके पास कोई भी अमीबा है, ठीक है, और ये इसका न्यूक्लियस है और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, फ्लूइड भी होगा, और यही एक सेल है और यही क्या है, अमीबा है। ठीक है, ये रहता है मेराइन वाटर में। तो जैसे मेराइन वाटर में कोई भी इसका शिकार जो होता है वो पानी के साथ बहता हुआ इसकी तरफ आता है, तो ये अपने आसपास के, इनको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया मतलब झूठे पैर, एक्चुअल में पैर नहीं है बट झूठे पैर, इसको भी स्यूडोपोडिया कहते हैं। तो ये स्यूडोपोडिया को आपको एक्सटेंड कर लेता है, एक्सटेंड करके ये धीरे 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 इसको अपनी तरफ से घेर लेता है, इस तरह से घेर लिया, और बाद में ये दोनों स्यूडोपोडिया आपस में मिलकर के फ्यूज हो जाएगा।
फ्यूज हो जाएगा तो कैसा बन जाएगा, इस तरह से, और ये यहां पर ऐसे करके ऐसे फ्यूज हो जाएगा, और ये आपका जो फूड है ये अंदर आ गया इस तरह से। ठीक है, ये हो गया इसका सेल बन गया, इसको हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इसको हम बोलते हैं फूड, और ये बन गया हमारे पास फूड वैक्यूल। ठीक है, तो फूड वैक्यूल बनता है, और जैसे फूड वैक्यूल बनता है इसके पास हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया इकट्ठा हो जाता है, इसका डाइजेशन करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और ये बॉडी के दूसरे पार्ट की तरफ जाता रहता है, और वहां से इसको बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है इस तरह से, अनडाइजेस्टेड फूड को। ठीक है, तो ये सिंपल आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। ये जब इसके अंदर आता है तो इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम मिला दिए जाते हैं, जिससे डाइजेस्ट हो जाता है, जो एनर्जी बनती है उसको आसपास माइटोकॉन्ड्रिया एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो अमीबा में सिंपल आपका डाइजेशन प्रोसेस था कि ये, बट डाइजेशन कैसा है, इंट्रासेलुलर, एक सेल के अंदर। अब फूड इधर से आ रहा है तो इधर का सीडोपोडिया आ जाएगा, फूड इधर से आ रहा है तो इधर वाला सीडोपोडिया, ऐसे करके ऐसे बढ़ता जाएगा, इधर से आएगा तो इधर वाला बढ़ जाएगा, तो किधर से भी हो सकता है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इस तरह से होता है। बट हाँ, पैरामीशियम एक है, तो उसमें, अब इसमें तो अमीबा में तो आप किसी भी तरह से ले लोगे, तो पैरामीशियम जो होता है वो थोड़ा उसकी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है इस तरह से। तो पैरामीशियम एक पर्टिकुलर स्पॉट होता है, वहीं से ही ये फूड को इंजेस्ट करता है, ऐसा नहीं कहीं से भी कर देता है। तो ये प्रोसेस हमारे पास है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमारे पास है ह्यूमन का डाइजेशन, जो बहुत ज्यादा हमें पढ़ना है और बहुत लंबा टॉपिक है, तो उसको हम क्लियर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप यहां तक की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, मैं आपको नोट्स भेज चुका हूं, आप उसको भी देख लीजिए, पूरा एक एक करके पूरे क्वेश्चन आंसर और इसके साथ समझते जाइए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, बट कोशिश कीजिए थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, डाउट अच्छे से निकालिए। एनसीईआरटी से बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ एनसीईआरटी। अगर आपको 100 और 100 हिट करना है तो आप एनसीईआरटी ही पढ़िए। आप कोई दूसरी बुक पढ़ेंगे तो आप फालतू में टाइम वेस्ट करेंगे। उस एनर्जी को यहां लगाइए, और टाइम बच रहा है तो इसके नोट्स बना लीजिए आप, अगर आप वास्तव में 100 और 100 चाहते हैं तो, क्योंकि 98 तक तो आया हुआ है, बट आप देखते कितना करते हैं। ठीक है, टेक केयर बेटा।